वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। हमने एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, आपातकाल के संदर्भ में विवाद। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आपातकाल के क्या क्या असर पड़े, फिर चुनाव दोबारा हुए तो उसका क्या परिणाम आया और लोगों को क्या सबक सीखने को मिला और राजनीति में क्या बदलाव आए। ये सारी चीज़ें हम ये पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि आपातकाल के क्या परिणाम आए, कहने का ये अर्थ है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, क्या आपातकाल ज़रूरी था। तो ये पॉइंट हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपातकाल जरूरी था। तो हमारे संविधान के अंदर पहले यही लिखा हुआ था कि अगर अंदरूनी गड़बड़ी होगी, बस इतना ही लिखा हुआ था कि तो आपातकाल 352 लगा दिया जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा दिया जाएगा। हमारे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि अंदरूनी गड़बड़ी। अब ये तो साधारण सा शब्द है, क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई विवाद वगैरह हो जाता है, तो इसमें कोई विशेष शब्द का उपयोग नहीं किया हुआ है। अब हो गया है, लेकिन उससे पहले के टाइम में नहीं था। और जो आलोचक होते हैं वो ये कहते हैं कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से विरोधी आंदोलन चले ही जा रहे हैं, लेकिन पहले तो कभी आपातकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, पहले तो किसी ने आपातकाल नहीं लगाया। तो इस बार ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी कि जो सरकार को रोकने के लिए आपातकाल लगाना पड़ा। अब सरकार इसके बारे में क्या कहती है। सरकार कहती है कि जो विरोधी आंदोलन है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए जिस कारण से सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है, और जो ये हड़ताल है या फिर दूसरी चीज़ें हैं, धरना प्रदर्शन है, ये सब ना है ना सरकार का जो विकास की तरफ जो ध्यान है ना उसे हटा रहे हैं। विकास की तरफ से जो ध्यान है हमारा वो हटाकर उनकी तरफ, लोगों की तरफ लगा रहे हैं, और वो हमें सत्ता से उठाना चाहते हैं। सरकार मतलब जो कांग्रेस है उसका ये कहना है। अब इससे आगे दिया हुआ है कि जो कुछ दल है उसके बारे में बताया हुआ है कि जो सीपीआई है जो आपातकाल के समय में ये कांग्रेस की तरफ थी कि हाँ आपातकाल सही है। उसकी बात ये सुनिए कि सीपीआई भी आपातकाल के समय में क्या मानती थी कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, जिस कारण से आपातकाल लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा, और जो विरोधी आंदोलन हो रहे हैं उन्हें शांत करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आपातकाल ख़त्म हुआ और इस सीपीआई ने इसका मूल्यांकन किया तो उसे पता लगा कि हम गलत थे। जो हमारी आपातकाल का जो समर्थन था वो हमारी एक गलती थी। फिर सेकंड पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि जो विपक्ष है उसमें बहुत सारे जो जेपी है उन्होंने कहा था कि जनता को सरकार मतलब सरकार अगर गलत काम करे तो जनता को उसके विरुद्ध जो प्रदर्शन है करने का अधिकार होना चाहिए, और जो आपातकाल लगाया था वो प्रदर्शन के खिलाफ लगाया था। और साथ ही साथ ये भी कहना है लोगों का कि जो बिहार और गुजरात में जो आंदोलन चले थे वो तो अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन रहे थे, मतलब कोई भी हिंसा घटना घटी नहीं थी, कोई मारकाट हुई नहीं थी, तो आपातकाल लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि सरकार के पास ऑलरेडी इतनी सारी शक्तियाँ हैं, आपातकाल के अलावा और कोई और शक्ति का भी अगर वो यूज़ करते ना तो अभी वो इस आंदोलन को रोक सकते थे, उसको काबू कर सकते थे। और वैसे भी ये एक हिंसक आंदोलन तो था ही नहीं, ये अहिंसा पर टिका हुआ था और शांतिपूर्ण आंदोलन किया हुआ था। इस कारण से सरकार को आपातकाल लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, वो कोई अन्य शक्ति का भी उपयोग कर सकती थी। और फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि जो आपातकाल है वो देश को बचाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो इस टाइम में जो आपातकाल का उपयोग किया गया है वो इंदिरा गांधी ने खुद की ताकत को बचाने के लिए उपयोग किया है, ये आलोचकों का कहना है। फिर आगे दिया हुआ है आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। अब जो सरकार है उसने तो ये कहा
कि जो कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए और गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए वो ढंग से चल नहीं पा रहे थे। इस कारण से हमने क्या किया, आपातकाल लगाया ताकि वो सभी कार्य अच्छी तरह से चल पाए। और सरकार ने 20 सूत्र कार्यक्रम की भी घोषणा की थी। अब 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या है, भूमि सुधार है, पूर्ण वितरण है, खेती और मजदूरी के परिश्रमिक पर पुनर्विचार है, ये सारी चीज़ें, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ये सारी चीज़ें 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। अब सरकार ने क्या कहा था कि हमने तो आपातकाल इसलिए लगाया है क्योंकि जो हम अपना कार्य है, कुशलता है, उसको बढ़ाना चाहते हैं और गरीबों के प्रति हमारा जो ध्यान है उसको आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सरकार ने कहा। और स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो मध्यम वर्गीय थे ना वो भी आपातकाल से खुश थे, क्योंकि वो इसलिए खुश थे क्योंकि जो सारे विरोधी आंदोलन है वो एक बार ख़त्म हो चुके थे और जो सारे सरकारी कर्मचारी है वो अनुशासन में अपना काम करने लग गए थे। और स्टार्टिंग में जो गरीब लोग थे वो भी खुश थे। वो इसलिए खुश थे क्योंकि वो ऐसे सोच रहे थे कि जो सरकार है वो हमारी तरफ अपना ध्यान बढ़ाने के लिए आपातकाल लगा रही है, क्योंकि वो आपातकाल से पहले अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही थी, आपातकाल से वो सारा ध्यान हमारी तरफ लगा देगी। इस कारण से गरीब लोग भी खुश थे। कहने का ये अर्थ है, हर किसी के लिए आपातकाल का अलग अलग अर्थ था, उसकी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो खुद के लिए सोच रहा था कि अगर आपातकाल लगेगा तो सरकार हमारा ये काम करेगी। फिर क्या हुआ, आलोचकों ने याद दिलाया कि सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उनमें से बहुत कम वादे हैं जो सरकार ने निभाए हैं। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरे ही नहीं किए हैं। ये जो आलोचक है उन्होंने याद दिलाया। और जो आपातकाल के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई थी वो 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो शाह आयोग है, शाह आयोग में मैं बताऊंगी क्या चीज़ है। शाह आयोग है उसके अनुसार कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 1,11,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। और शाह आयोग ने ये भी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, जो दिल्ली का बिजली आपूर्ति निगम है के महाप्रबंधक है, उसको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक दफ्तर से एक मौखिक आदेश मिला था रात के 2 बजे कि सभी बिजली घरों के अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ आई कि रात के 2 बजे उन्हें मौखिक आदेश मिला था कि बिजली काट दी जाए उन अखबारों के घरों की। तो फिर अब 3-4 दिन तक तो बिजली कटी रही, तो अखबार वैसे ही नहीं छपे। और इतने टाइम के बाद में सेंसरशिप का ढांचा खड़ा हो गया। सेंसरशिप क्या चीज़ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अखबार में जो कुछ भी छपेगा सरकार की अनुमति को लेकर ही छपेगा। अगर सरकार कहती है कि हाँ ये छाप सकते हो तो इस जो अखबार में छपेगा, अगर सरकार कहेगी ये नहीं छापना तो उसमें नहीं छपेगा। ये चीज़ है वो सेंसरशिप है। तो इसमें शाह आयोग का एक शब्द आया, तो मैं ये बता देती हूँ शाह जांच आयोग क्या है। जो शाह जांच आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1977 के मई में। अब किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे JC शाह, इनकी अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन हुआ था। और इस गठन का उद्देश्य क्या था, जो 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उसमें जो कार्यवाही हुई थी और जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ था या जो विरोध में जो पहलू आए थे, मतलब आपातकाल से रिलेटेड कुछ भी, उसके बारे में ये सारे जांच पड़ताल ये वगैरह सब कुछ शाह आयोग के अंतर्गत किया गया। और फिर आगे हमारा दिया हुआ है, आगे हमारा ये वाला पॉइंट आ गया है, इसके अलावा मतलब ये भी आलोचकों का कहना है कि जो सत्ता में नहीं थे यानी जो कि आधिकारिक पद पर नहीं थे उन्होंने भी सत्ता का दुरुपयोग किया। यानी जो आधिकारिक पद पर नहीं थे उनको कोई भी ऐसी उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो सत्ता का दुरुपयोग करें, लेकिन वो सत्ता पर थे ही नहीं तो भी उन्होंने दुरुपयोग किया। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं उनका छोटा बेटा
संजय गांधी ने कोई अधिकारी पद पर नहीं था, लेकिन फिर भी उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जो सरकारी काम है उसमें अड़चन डाली और उन्होंने बहुत सारी बस्तियाँ हैं उनके लोगों को वहाँ से उजाड़ कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा, उनको उजाड़ दिया। ये आरोप लगाया जाता है कि जो संजय गांधी है वो किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, वो उस टाइम में नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकारी काम में दखलंदाजी की थी। और इससे आगे क्या है कि बहुत सारे लोग पुलिस की हिरासत में रहे थे, बहुतों की मौत हो गई, उन्हें यातनाएं दी गई और लोगों को एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह पर जाने के लिए कहा गया। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इससे आगे लिखा हुआ है आपातकाल के सबक। तो ये कहा जाता है कि आपातकाल जब हुआ था तो थोड़े टाइम के लिए भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया था। मतलब जिस टाइम थोड़ी टाइम तक आपातकाल हुआ था उस टाइम में भारत में कोई भी ऐसी लोकतांत्रिक गतिविधि नहीं हो रही थी, वो एक अलोकतांत्रिक रह गया था उस थोड़े टाइम के लिए। उस टाइम के लिए भारत में लोकतंत्र था ही नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वापस से वहाँ पे लोकतांत्रिक गतिविधियाँ होने लगी और तो लोकतंत्र आ गया। कहने का ये अर्थ है कि भारत से लोकतंत्र हटाना इतना आसान नहीं है। फिर आगे दूसरी बात ये आती है कि जो अंदरूनी गड़बड़ी का उपयोग किया गया हमारे संविधान में आपातकाल को लेकर, उसके साथ में ये भी दिया गया यदि सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही आपातकाल लागू किया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह मतलब जब लोग हथियारों का उपयोग करेंगे और मारकाट वगैरह होगी तो उस स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, अहिंसक होगा, तो उस स्थिति में आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में मंत्रिमंडल अगर राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे तो ही आपातकाल लगाया जाएगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। तीसरी बात ये है कि आपातकाल के टाइम में क्या हुआ था, जो जनता है उसके जो नागरिक अधिकार है उनका दोहन हुआ था और इसमें न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल में थे लेकिन न्यायपालिका उनको छुड़ाने में असफल रही। और इस पर ध्यान दिया गया बाद में कि जो न्यायपालिका है वो जो जनता के जो नागरिक अधिकार है उनका हनन ना हो, इसलिए इसके विरुद्ध भी उनकी रक्षा के लिए वो तत्पर रहेगी। इस पर भी कुछ कदम उठाए गए। और दो तीन चीज़ें ऐसी भी है जो समस्या आपातकाल को लेकर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एक समस्या तो ये है कि आपातकाल के टाइम में क्या हुआ था कि जो लोकतांत्रिक सरकार का रोज़मर्रा का काम है और जो राजनीतिक विरोध है, इन दोनों के बीच में जो संतुलन है वो नहीं बन पाया था और इसकी समस्या अभी भी देखने को मिलती है। दूसरी समस्या ये है कि जो सरकार ने आपातकाल लागू किया था उस टाइम में सरकार ने पुलिस है और प्रशासन है, मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उन पर दबाव डाला था कि वो ये कार्य करें, यानी वो इस समस्या के चपेट में आ गए थे। राजनीतिक दबाव में आकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए। तो ये वाली समस्या है, ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, यानी इस समस्या का भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है आपातकाल के संदर्भ, आपातकाल के बाद की राजनीति। अब आपातकाल का जो समय था वो 18 महीने का था, यानी 1.5 साल के बाद में आपातकाल ख़त्म हुआ और 1977 के जनवरी महीने में हुआ कि अब चुनाव करवाने का फैसला लिया गया कि हाँ अब चुनाव करवाए जाएंगे। तो बहुत सारे जो नेता थे जो जेल में गिरफ्तार थे उन्हें रिहा किया गया और 1977 के मार्च में चुनाव हुए। अब 1977 के जनवरी के माह में तो आपातकाल ख़त्म हुआ और ये फैसला लिया गया कि चुनाव होंगे और वो जो नेता थे दूसरे विपक्ष के उसे जेल से रिहा किया गया और 1977 के मार्च के अंदर चुनाव करवाए गए। यानी जो विपक्ष दल था उसे बहुत ही कम टाइम मिला था अपने को ऊपर उठाने के लिए, तो फिर भी उन्होंने तैयारी की और जो सभी के सभी विपक्ष दल थे जो आपातकाल के खिलाफ थे वो सभी एक साथ हो गए और उन्होंने एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। यानी सभी विपक्ष दल किस एक पार्टी के अंदर आई, क्या नाम था उस पार्टी का, जनता पार्टी। और जो
जो जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया, जयप्रकाश नारायण जेपी को इसके नेतृत्व में खड़ा किया गया। और जो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जो लोग आपातकाल के विरुद्ध थे तो वो कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो आपातकाल को गलत मानते थे, उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी बनानी, जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। उसका नाम क्या रखा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी उसका नाम रखा गया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में भी ये जनता पार्टी के अंदर मिक्स हो गई, यानी जनता पार्टी में ही विलय हो गई। अब ये जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी ने क्या किया, जो आपातकाल के दुरुपयोग हुए, उसकी ज्यादतियाँ हुई, ये सारा मतलब इन सभी की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित कर दिया कि आपातकाल के टाइम में आपको ये हानि हुई, आप पे इतनी सारी ज्यादतियाँ हुई, ये अलोकतांत्रिक नीति अपनाई, ये सारे मतलब इन्होंने एक हथियार के रूप में आपातकाल को लिया। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई और जो सेंसरशिप है वो हो गया, यानी प्रेस का अधिकार एक बार छीन लिया गया। इन पे बहुत सारी जो चीज़ है इसकी तरफ जनता का इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। अब जो नतीजे आए वो जाहिर ही था कि कांग्रेस के खिलाफ आएंगे, और कांग्रेस इस बार लोकसभा के चुनाव हार भी चुकी थी। जो लोकसभा में कांग्रेस को 154 सीटें मिली थी सिर्फ, और जनता पार्टी को कितनी मिली थी, 542 सीटें मिली थी। इसमें से 542 कुल सीटें थी, जनता पार्टी को 330 सीटें मिली थी। मैंने गलत बता दिया, 542 कुल सीटें होती हैं और जनता पार्टी को 330 सीटें मिली थी। और अकेली जनता पार्टी थी उसको 295 सीटें मिली थी। और जो उत्तर भारत में जो कांग्रेस है उसको कई जगह तो सीट ही नहीं मिली थी, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसमें जो कांग्रेस है उसको एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि जो यहाँ पे आपातकाल का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तर भारत था वो आपातकाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, दक्षिण भारत है वो आपातकाल से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उत्तर भारत बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। इस कारण से उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और उसे विरोध के रूप में वोट नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस को उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं मिली। कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे उसे 1-2 सीट मिली, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 1-1 सीट इसे मिली। और जो इंदिरा गांधी है वो रायबरेली से, और उसका पुत्र जो संजय गांधी है वो अमेठी से चुनाव दोनों हार गए थे। और जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आपातकाल का कम प्रभाव था, इस कारण से दक्षिण भारत में तो कांग्रेस को सीटें मिली थी, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, इसमें कई सीटों पर कांग्रेस का अभी भी कब्जा था। फिर इससे आगे हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है जनता सरकार। यहाँ पे जो जनता पार्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये हुआ कि जो जनता पार्टी है वो चुनाव जीत चुकी थी, चुनाव तो उसने जीत लिया था। अब प्रधानमंत्री पद की होड़ मची हुई थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब 3 जने थे प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रतिद्वंदी में, एक मोरारजी देसाई और दूसरा चरण सिंह और तीसरे जगजीवन राम। ये तीनों अपनी फील्ड में महाशय हासिल थे और तीनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो लास्ट में क्या हुआ कि मोरारजी देसाई है उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन लास्ट तक भी इनमें खींचातानी चलती रही कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है। अब जो ये जनता पार्टी थी ये बहुत सारी पार्टियों से मिलकर बनी हुई थी। अब इन सभी पार्टियों के जो विचार थे वो अलग अलग थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ थे, इस कारण से ये एकजुट हुई थी। अब इनके विचार अलग अलग थे, ये अलग अलग रहते थे और इनमें प्रधानमंत्री बनने की भी होड़ थी। इस कारण से ये ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई और इसने क्या किया, 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया, क्योंकि इनकी विचारधारा ही अलग अलग थी, इनमें मतभेद होने लगा। क्योंकि इन्होंने क्या सहारा लिया था, आपातकाल का सहारा लेकर ये इलेक्शन तो जीत गए थे, लेकिन इनके जो विचार थे वो अभी भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाए थे। ये बहुत सारी पार्टी से मिलकर बनी हुई थी, इस कारण से इसने 18 महीने में ही बहुमत खो दिया। फिर क्या हुआ, कांग्रेस के समर्थन में जो चरणजीत सिंह है उनके नेतृत्व में बनी,
लेकिन ये भी फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया कि हम आपको समर्थन नहीं देंगे। और फिर क्या हुआ, जो चरणजीत सिंह की सरकार है वो भी, चरण सिंह की सरकार है वो भी 4 महीने के बाद में सत्ता से गिर गई। मतलब 4 महीने तक ही उनकी सरकार टिक पाई, उसके बाद में उनकी सरकार नहीं टिक पाई। फिर अब कोई भी सरकार नहीं टिक पा रही थी, फिर क्या फैसला लिया गया, 1980 के अंदर दोबारा चुनाव कराए गए। अब इसके नतीजे और भी आए कि जो कांग्रेस पार्टी है उसे 353 वोट मिले। इसका मतलब क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी है वापस से सत्ता में आ गई। 1977 वाले चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस हार गई थी, जनता पार्टी जीती थी। लेकिन 1980 के चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत गई और दूसरी पार्टी हार गई, क्योंकि जनता पार्टी एक दूसरे में सामंजस्य नहीं बिठा पाई थी, उनका कोई एजेंडा नहीं बन के तैयार नहीं हो रहा था, बहुत सारी समस्या उन्हें देखने को मिल रही थी। अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो वापस से विरासत में आ गई थी। अब 1969 से पहले क्या था कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को मिला लेने की क्षमता थी, एक दूसरे को समेट लेने की क्षमता थी एक साथ। 1969 से पहले की बात कर रही हूँ मैं। जो कांग्रेस पार्टी है उससे एक दूसरे के मतलब अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को अपना लेने की क्षमता थी और एक साथ समेट लेने की क्षमता थी। जैसे 1969 आया उसके बाद में ये जो उसकी विशेषता थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, वो अलग अलग विचारधाराओं को नहीं समेट पाई और जो भी अलग विचारधारा होती वो कांग्रेस से अलग हो जाती। और जो गैर कांग्रेसवाद थे, गैर कांग्रेसवाद हमें पता ही है, जो कांग्रेस के विरुद्ध होते हैं उनकी पार्टी, उन्होंने भी ये पाया कि अगर हमें जीतना है तो हमें सारों की विचारधाराओं को एक होना चाहिए, तो ही हमें वोट मिल जाएगा। क्योंकि उनके 2-3 बार ऐसा हो चुका था कि वो मतलब इलेक्शन के लिए तो साथ में हो जाते थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते वो जीत जाते, फिर उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो जाती और फिर वो अलग अलग बंट जाते और उनका जो गठबंधन होता था वो टूट जाता था। तो ये वाली स्थिति भी हमें देखने को मिलती है कहीं कहीं। ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, इसे लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।